मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हर बच्चे को पता है, तुम्हें तो खासकर पता होनी चाहिए, जिनके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है ना बेटा। एपीजे से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्या तुम जानते हो एपीजे बहुत जब पैदा हुए तो इनके पिताजी का काम धंधा अच्छा नहीं था। ये बेसिकली अमीर घर से थे। इनके दादा परदादा का बढ़िया बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का। नाव चलती थी इनकी, कई कई नाव, दिन भर में खूब कमाई होती थी। इनका घर जो था ना, तमिलनाडु है हमारा, साउथ इंडिया में बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु। यहाँ पे एक गांव पड़ता है, नाम रामेश्वरम के पास। रामेश्वरम जहाँ भगवान राम ने नहीं वो पुल बनाया था, श्रीलंका गए थे, वो वाला एरिया, वहीं पास में इनका गांव है। ये मुस्लिम थे लेकिन हिंदू भी इनके गांव में रहते थे। तो इनके दादा परदादा ने उस टाइम पे बोट्स खरीद ली। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटी छोटी ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे हिंदू जाना चाहते थे कि पिलग्रिम जैसे होता ना, तीर्थ यात्री। तो इनकी बोट्स लेते पानी में और चले जाते। इनका रोज का किराए का बढ़िया काम था, पैसा था रोज। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने मोटर बोट चलाई, एक स्विच दबाया, एकदम मोटर चली और बोट अपने आप भाग पड़ी। इनके दादा के पास वो थी चप्पू वाली, नहीं होती थी पानी पीछे फेंकने वाली, टाइम ज्यादा लगेगा और जैसे आदमी दुखी भी ज्यादा होगा। अब आ गई मोटर बोट, एक स्विच चलाओ और मोटर चलेगी, बोट भागेगी। तुम्हारे सामने तुमने लाइव देखा, रिक्शा बंद हो गई। पुरानी रिक्शा है, उसको खींचते थे बुजुर्ग से आदमी, पसीना टपकता रहता, पुल पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता। आज क्या है, ई रिक्शा है, बैटरी चार्ज है, सीधे बैठे चला दी। धीरे धीरे देखो रिक्शा गायब हो गई। अब तुम्हें रिक्शा वो आदमी वाली चलाने वाली तिपहिया रिक्शा नहीं दिखती, हो गई ना गायब, क्योंकि ई रिक्शा ने टाइम बचाया। ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनके टाइम में वो जो चप्पू वाली नाव थी उसमें लोगों ने बैठना कम किया, धीरे धीरे बंद कर दिया, मोटर बोट ने जगह ले ली। पर बेटा इससे ना जिन लोगों का घर चलता है उनके बारे में सोच के देखो, वो खत्म हो जाते हैं। अब जैसे आज जिसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, ये ई रिक्शा हर किसी के बस की नहीं है लेना। ये इसका किराया बहुत ज्यादा होता है, एक दिन का 300-400 रुपए तो किराया देना पड़ता है। अगर किसी की अपनी लोगे तो लाख रुपए से कम। तुम साइकिलें देखो बेटा, साइकिलें कितनी महंगी आती हैं। आज 500-700 की साइकिल थोड़ी ना आती हैं, 10-10, 12-12, 15-15 हजार की साइकिल आने लग गई। तो सोचो, ये तो फिर भी इसमें तो मोटर वो सब है, छतरी वगैरह है, ये भी कम से कम लाख रुपए के आसपास पड़ती है। हर आदमी तो लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता ना रिक्शा चलाने वाला। वो रिक्शा सस्ती थी, उसका किराया भी कम था, तो इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। ऐसे ही उस टाइम इनके पिताजी की चली गई, इनके दादा परदादा सब काम धंधा ठप हो गया। 8 साल में इनको मन में ही आने लगा एपीजे को कि मुझे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। एपीजे पढ़ने में अच्छे थे इसलिए टीचर्स ने भी साथ दिया। बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। उस जमाने में इंजीनियरिंग कर ली, बहुत बड़ी बात थी। आज भी इंजीनियरिंग करना बड़ी बात है। इंजीनियरिंग कर गए और फिर अपना कि भैया अच्छा नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख गया। लेकिन देखो किस्मत कैसे आदमी को अप्स एंड डाउन्स दिखाती है। तुम्हें लगता होगा एपीजे के मजे थे, कितनी नेगेटिव चीजें देखी। इंजीनियरिंग करने के बाद इंडिया में नौकरियां आई पायलट की, 9 वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स में। इनको लगा मेरा तो 100% सिलेक्शन होगा, मेरे पास इतनी डिग्रियां इतनी कहाँ होती हैं लोगों के पास। ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन होगा, अपना नाम पता लिख के और जो भी चीजें थी दे आए ऑफिस में। तब बेटा फोन का कल्चर नहीं था, वहीं रिजल्ट लगता था, लिस्ट लगती थी। 8-10 दिन बाद उन्होंने कहा आ जाना लिस्ट लगेगी। गए लिस्ट देखने गांव से, ऊपर से नीचे देखा, 9 नामों में इनका नाम कहीं नहीं था। इनको लगा गलती हो गई, नीचे से ऊपर फिर देखा, नाम ही नहीं मिला। अब इनको फील हुआ क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब घर से इंजीनियरिंग करके कंफर्म था कि मेरी जिंदगी अच्छी बनेगी। ये घर जा ही नहीं पाए। 24-25 साल के थे, 23-24 के, घर नहीं गए। बिना सोचे समझे, दिमाग ने काम नहीं किया, एक ट्रेन में बैठ गए। और ये नहीं पता ना पैसे लाए थे घर से, ना कोई कपड़े थे, कि कोई प्लान थोड़ी ना था कि ऐसे छोड़ दूंगा घर। और वहां रामेश्वरम से वो ट्रेन सोचो यहाँ से उत्तराखंड आ गई। कई दिन का सफर करते करते बैठे रहे उसमें, दिमाग बिल्कुल डम, कुछ सोच ही नहीं पा रहा, ब्लैंक हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका था कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली। वहां जाके और अपनी बुक में लिखते हैं, कई बार मेरे मन में आया कि मैं मर जाऊं, सुसाइडल थॉट आए कि मुझे जीने का हक नहीं है। पर देखो किस्मत कितना बड़ा कुछ करवाने वाली थी। वहां इनको एक गुरुजी मिल गए, उन्होंने इनके साथ बातचीत की और कहा बेटा अभी तो तू जवान है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पता नहीं क्या बढ़िया चीज तुझे मिलेगी, और देखना जो तुझे नहीं मिला ना उससे बेहतर मिलेगा। उनकी बात पे फेथ ही तो होता है बेटा, सारी चीजें विश्वास के ऊपर है। उनके ऊपर विश्वास करके ये वापसी की ट्रेन पकड़ के अपने गाँव आ गए। गाँव में घुसे तो पिताजी सामने आ गए। आजकल के पिताजी तो पहले खूब कूटेंगे कि कहाँ गायब था, इधर आजा। इनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा और कहा बेटा तू कहाँ चला गया था, तेरा लेटर आया हुआ पड़ा है घर पे, और देख जरा, जाके देख ले। घर गए, लेटर देखा, दिल्ली से लेटर गया हुआ था
और लेटर था बड़ी संस्था का, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे बड़ी संस्था आज भी नहीं है जो डिफेंस के लिए काम करती हो, रिसर्च करती हो। मैं बात कर रही हूँ बहुत पुरानी 1960s 70s की। तब ये कितनी बड़ी थी संस्था, आज भी सबसे बड़ी है। यहाँ से लेटर था और कहा था कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जिन लोगों के नाम निकलवाए उनमें आप सबसे ज़्यादा सुटेबल हैं और हमारे यहाँ वैकेंसी है असिस्टेंट साइंटिस्ट की, आप आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यानी नौकरी वाले इनको खुद बुला रहे हैं कि हम तुझे बहुत बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं। पहले खुद नौकरी के लिए गए थे एयरफोर्स में पायलट लगने के लिए, नहीं मिली। अब उससे कई गुना ऊपर की नौकरी अपने आप कह रही है आ जाओ। बोरिया बिस्तर तुरंत से बांधा, तब तुम ही लोगों की एज के थे यहाँ से, और तुरंत पहुंचे दिल्ली। और दिल्ली जाके सब बड़े बड़े लोगों से मिले। एक एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, एक से एक आदमी तेज दिमाग धुरंधर मिलेगा, तो बड़ी खुशी हुई। वहाँ बहुत कुछ जवान थे, हर आदमी की एक एज होती है, सीखने का मन करता है, बहुत कुछ सीखा। फिर वहां से बड़े अफसरों ने कहा भाई यंग नौजवान लड़का है, अभी इसकी शादी ब्याह भी नहीं हुए, सीखने का इसको मौका देना चाहिए। इनको भेज दिया यहाँ पर। यहाँ था इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बंगलुरु में। यहाँ जाके फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट मिले। यहाँ से फिर चले गए शार, श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, जहाँ से हम मिसाइल्स और ये सब छोड़ते हैं। फिर यहाँ से भेज दिए गए केरला, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो इतने सारे लोगों में रहने के कारण इनकी बुद्धि, इनका दिमाग तेज गति से बढ़ने लगा। जैसे आप एक जगह बैठे रहोगे तो बुद्धि भी कम रहेगी आपकी, जितना घूमोगे फिरोगे बाहर निकलोगे लोगों से मिलोगे उतना दिमाग विकसित होगा। ये राहुल गांधी पिछले 2-3 सालों से क्या कर रहा है, यही तो कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि ना बेटा मिलने से, बात करने से दूसरे की बुद्धि का आइडिया लगता है, वो क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, किसी चीज के बारे में नजरिया बनता है। अब इनका वो नजरिया बन गया, बहुत बढ़िया काम किया। किस्मत चाहती थी ये आगे निकले, इनको एक से एक 101 मौके मिलते गए, बहुत बहुत डेवलपमेंट हुआ, इनकी सारी लाइफ का तरीका ही बदल गया। फिर एक दिन इनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और इन्होंने अपने जो हेड थे उनको कहा कि सर मैं ना मिसाइल बना सकता हूँ देश में। अब तक हम मिसाइलें इजराइल से, रूस से, इनसे खरीदते थे, पैसे देते, ऐसे भी करते, हाथ भी यूं मांगते और पैसे भी देते। बेइज्जती मानी जाती ना मांगना, अपने आप बनाने लायक बन जाओ, क्या तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसे तो तुम देते ही हो। तो इन्होंने कहा मैं अपने देश में, स्वदेश खुद के देश में निर्मित मिसाइल बना दूंगा। और मैं इतना समझ गया कि अब मैं काम कर सकता हूँ। देश क्या कर सकता है, पैसे ही तो दे सकता है, दे दिए पैसे, लगा लो भाई जितनी लागत है, बनाओ, बनाई मिसाइल, सब कुछ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। फाइनल डे कि भाई कल शाम को 4 बजे इसको लॉन्च करेंगे, बना ली हमने, सब काम कर दिया। हजारों लोगों की टीम थी, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, सबकी नजरें कि भैया आज मिसाइल 4 बजे भारत पहली बार स्वदेश निर्मित मिसाइल का को लॉन्च करने जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब जितने लोग थे, गांव के लोग भी जिनको थोड़ी बहुत पढ़े लिखे थे, तो सबकी नजरें थी वहां जाके। और जैसे पूरा सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम, सब लोग बैठे हुए हैं और बस यूं हार्ट बीट तेज हो रही है कि 10, 9, 8, 7 अब ये छोड़ना है, कोई बटन दबेगा और वो उड़ेगा। भाई ऐसी तो जाती है ना चीजें, तुमने मिशन मंगल देखी हो तो जब उसमें कुछ सेकंड रह गए ना तो इनका असिस्टेंट आया 10 सेकंड पहले और बोला सर ये नहीं उड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले इसमें कुछ फॉल्ट है, ये उड़ेगी नहीं। पूरे देश की नजरें उस पे हैं, टीवी, रेडियो, प्रधानमंत्री। और फिर इन्होंने कहा अब रिस्क नहीं ले सकते, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मना नहीं कर सकते। बटन दबाया, वो उड़ गई। उड़ के वो थोड़ी देर जाके पानी में गिर गई नीचे, इसमें बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर के आसपास। तो फिर देश में, हमारे देश में पता है अच्छी बुरी कुछ भी कह लो चीज क्या है, जब कोई ऊंचाई पे जाता है ना तो सारा मीडिया वाह 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 करने लग जाता है, पागल हो जाते हैं यहाँ। और अगर किसी का बुरा टाइम है तो फिर उसके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। अभी क्रिकेट टीम जब जीत के आई, देखा कितना बड़ा जुलूस, कैसे उनके बस के आगे कितनी भीड़। यही टीम अगर हार जाती तो तुम जानते हो यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, इतना नेगेटिव लोग फैलाते हैं। तो इनकी वो मिसाइल का परीक्षण वाहवाही थी, अब वो फेल हो गया। वो एक परीक्षण फेल नहीं हुआ, सोचो कितने करोड़ों रुपए लगे थे इस एक्सपेरिमेंट में, वो सब पानी में डूब गए। तो एक टीम बड़ी, अखबार, टीवी, रेडियो, मीडिया कि भाई चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भाई किसने क्या गलती की। तो अब ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था ऐसे बड़े लेवल पे, एकदम आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मैंने क्या किया, मुझसे क्या हो गया, अब आगे मेरा क्या भविष्य है। तो ये अपने रूम में गए और वहां जाके मतलब
समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। देखो लाइफ कैसे कैसे रंग दिखाती है। एपीजे का एक वो दिन था जिस दिन ये फेल हुए थे, पायलट में इनका नंबर नहीं आया, तब भी इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था ना, रेल में बैठ के चले गए थे। आज फिर ऐसा ही दिन था, ये पहला बड़ा फेलियर था, झटका था जो इनके नाम पे लगने वाला था। ये अपने रूम में गए और इनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं, मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या बोलूंगा, है ही नहीं कोई जवाब। तो ये वहां बैठ के, कोई भी आदमी ऐसे टाइम पे रोना, भाई रोना हर किसी को आता है, ह्यूमन बीइंग है। तो जो इनके हेड थे जिनके अंडर इन्होंने काम सीखा था, ब्रह्म प्रकाश नाम था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शुरू, भाई बुलाइए कौन कौन थे इसके मेंबर्स, बुलाइए सबको, टीम होती है ना पूरी। तो ब्रह्म प्रकाश जी इनके कमरे में गए और देखा भाई लड़का रो रहा है, इसका हाथ पकड़ा और बोले चलना पड़ेगा, ये जवाबदेही है, ऐसे थोड़ी भाग सकते हैं। और आंसू बहाना, हम साइंटिस्ट ने अगर एक्सपेरिमेंट किया है, फेल हुआ है, तो भी जवाब तो देना पड़ेगा। तो चलना पड़ा, पीछे पीछे इनका हाथ पकड़ के ले गए, वहां ले जाके जब कॉन्फ्रेंस के बाहर जो था रूम, वहां छोड़ दिया हाथ, दोनों की एंट्री हुई, दोनों बैठ गए। अब एपीजे को लग रहा था पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने तो कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है, पहला प्रोजेक्ट था, इसी में फेल हो गया। अभी अखबारों में कल मेरे नाम के बारे में पता नहीं क्या नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ के मीडिया का कुछ नहीं पता। तो पहला क्वेश्चन आया कि सर हु इज द हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कौन है इसका हेड, किसके कारण ये सब हुआ। तो ब्रह्म प्रकाश जी इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं हूं इसका हेड। मतलब अपने उस स्टूडेंट को बचा लिया, क्योंकि सबको पता था कि ब्रह्म प्रकाश जी से तो कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कह देंगे भाई साइंटिस्ट हैं, गलती कर करके सीखेंगे, पहला साइंस का कौन सा एक्सपेरिमेंट सफल होता है। और गलती कर दी, चाह के तो नहीं की होगी ना, हमने भी तो इसमें अपना समय दिया, पैसा दिया देश ने, ठीक है, हमने भी तो समय दिया, मेहनत दी, जानबूझ के तो हमने किया नहीं। तो उनके पास जवाब था। एपीजे को विश्वास नहीं हुआ, मतलब एपीजे को के लिए ये अमेजिंग था कि सर ने मेरी सारी नेगेटिव बातें अपने सिर पे ले ली। अब ब्रह्म प्रकाश जी से तो कोई उल्टी क्वेश्चन कर नहीं सकता, तमीज तहजीब रखनी पड़ती है ना थोड़ी सी। तो बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे निपट गई। एपीजे का नाम किसी के सामने नहीं आया, कुछ जानता भी नहीं कौन है एपीजे, इतने लोग बैठे हैं कि ये भी बैठे हैं, वहां तो 100 लोग बैठे थे। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले चले गए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सॉरी कहा इनको, कहा सर आपने मतलब एक तरह से मेरी सारी नेगेटिव चीजों को आपने अपने सिर पे ले लिया। तो उन्होंने कहा ये मत सोच कि तू फ्री हो गया, तुझे दोबारा से प्रोजेक्ट पे काम करना है, कहीं कोई छोटी मोटी तो गड़बड़ है ना, 99% काम तो तेरा फिट है, वो 1% गड़बड़ निकाल ले कहाँ है, उसके लिए जितना पैसा लगे, जो टीम चाहिए वो सपोर्टिव टीम हम दे देंगे, किसी को ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करो, मेन से लोग, क्योंकि छोटी गलती है। अब इन्होंने फिर काम किया और विद गॉड्स ग्रेस इस बार इनका सफल हुआ एक्सपेरिमेंट। पूरे देश में स्वदेश निर्मित मिसाइल हम लोगों ने देख ली। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बार वाहवाही थी, तालियां थी, मीडिया की लाइमलाइट थी। तो फिर से टीम पहुंची वहां, इस बार फिर पूछा गया कि भाई कौन था हेड। तो एपीजे को था कि भाई हेड तो सर ही हैं, उनके दिमाग में था ना भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हेड सर हैं। तो ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा इस बार का सारा प्रोजेक्ट इस अकेले हमारे यंग नौजवान साइंटिस्ट ने संभाला। तो सारी मीडिया, लाइट, टीवी, कैमरा जो भी है वो सब एपीजे के ऊपर। तो देखो कितने बड़े गुरु थे। जिंदगी में ना बेटा बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, ज्यादातर लोग तो अपनी बला दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। कितने ग्रेट आदमी रहे होंगे ब्रह्म प्रकाश जी, जो जब एपीजे पे मुसीबत आई तो अपने सिर पे ले ली, और जब उसकी वाहवाही हुई तो अपने आप को पीछे करके सारी लाइमलाइट उसकी तरफ कर दी। इसे कहते हैं ग्रेट, ये गुरु होते हैं। ये इन्होंने पढ़ाया नहीं एपीजे को, लेकिन एपीजे ने अपनी किताब में लिखा कि मैं मतलब इनका दर्जा बता ही नहीं सकता कि मेरे दिमाग में क्या है, कि मैं अगर आज एक मेरी आइडेंटिटी है, नहीं तो मुझे तो लोग वहीं दबा देते, कुचल देते कि करोड़ों रुपए खा गया बेवकूफ आदमी, क्या कर दिया। बहुत बहुत आसान है किसी को बुरा कहना। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जो इतनी आगे बढ़े ना, उसके पीछे ये कारण था कि उनके फेलियर को अपने सिर पे ओढ़ लिया था ब्रह्म प्रकाश जी ने, और जब सक्सेस का ताज मिला तो वो एपीजे के सिर पे रख दिया। एपीजे का नाम बढ़ता चला गया। फिर एपीजे के पास ये देश की बड़ी अचीवमेंट थी। इस टाइम पर ये घटना है तब हमारी 1980s की इंदिरा गांधी पीएम थी। तो इंदिरा के यहाँ से ऑफिस से फोन गया डॉक्टर एपीजे के पास कि सर आपसे मैम मीटिंग करना चाहती हैं और एक बड़ी अच्छी पार्टी हमने रखी है दिल्ली में, आप इनवाइटेड है। एपीजे ने फोन रखा, कहा भाई ठीक है आ जाएंगे, पीएम बुला रही तो जाना ही पड़ेगा। फोन रखते ही पहला फोन घुमाया ब्रह्म प्रकाश जी को, अपने गुरु जी को, और कहा सर ऐसे ऐसे दिल्ली में बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे लिए भाई सक्सेस की पार्टी अरेंज की है, बहुत बड़ी बात है, देश की पीएम तुम्हें पर्सनली बुला रही है, मिल के आओ। तो बोले गुरुजी चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे पास वहां पहनने के कपड़े नहीं है। तो बोले जो, बहुत अच्छी एक लाइन बोली इन्होंने, ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा तुमने बेटा सफलता का सूट पहन लिया, अब तुम चाहे जो पहन जाओ,
वो मैटर नहीं करेगा। जो कपड़े हैं ना वही पहन जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम सोचो कि मैं कोई ऐसा पहन के जाऊंगा फॉर्मल कपड़े। इनकी बेटा आज भी तस्वीर लगी हुई है बड़े बड़े, इनमें जो ये सरकारी वो होते हैं ना संस्थान बड़े बड़े, वहां डॉक्टर एपीजे इंदिरा गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं और पीछे बहुत सारे लोग वेल ड्रेस्ड, कोट पैंट टाई और इस तरह से जैसे फॉर्मल कपड़े। और एपीजे ने पता है क्या पहना हुआ है? आधी बाजुओं की, इतनी इतनी बाजुओं की बिल्कुल ढीली सी शर्ट, उसमें नीली और व्हाइट धारियां हैं और नीचे डार्क नेवी ब्लू कलर की पैंट और चमड़े की चप्पल। कोई सूट कोट पैंट टाई कुछ नहीं लगाया, बहुत साधारण से लुक में। और इंदिरा गांधी ने उतनी ही ग्रेस के साथ इनके साथ हाथ मिलाया कि भैया ये साइंटिस्ट है। तो ये सच बात है कि जो सफलता का सूट पहन लेते हैं ना, वो फिर कैसे ही कपड़े पहने मैटर नहीं करता। ये कपड़े भी तभी देखे जाते हैं जब आपका तबका नीचे है, जब आप कुछ भी नहीं है तो आपके कपड़ों से आपकी पहचान है। जिस दिन आप एक जिंदगी में एक मुकाम पे पहुंच गए ना, फिर आप कुछ भी पहनेंगे तो मैटर ही नहीं करेगा। अब जैसे अंबानी के शादी को तो छोड़ दो, वैसे रोजमर्रा में जब वीडियोस आती हैं, तुमने ध्यान दिया इनकी शर्ट ज्यादातर बाहर ही निकली रहती है और ढीले ढीले कपड़े होते हैं, बिल्कुल ढीली पैंट। बेटा इतना ज्यादा पैसा है कि वो कुछ भी पहनेगा फिर भी ठीक लगते हैं। उनका चेहरा भी कोई सुंदर नहीं है, कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है, लेकिन देखो लोग उनकी चीजों को देखते हैं सुनते हैं, कारण सफलता का सूट पहन लिया। ये सब पे लागू होती हैं बातें। जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ना, तो आपकी शक्ल सूरत रंग रूप कपड़े मैटर ही नहीं करता। ये तब तक मैटर करता है जब तक आप कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। इंदिरा गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से इनसे मुलाकात की और यही इनकी मुलाकात हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। किसकी? डॉक्टर एपीजे की। एपीजे मुस्लिम हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुत्व की बातें करने वाले, प्रॉपर एक तरीके के हिंदू। तब इंदिरा ने यहाँ थोड़े मजाक के मूड में कहा कि भाई अटल जी देख के हाथ मिलाइएगा, ये लड़का मुसलमान है। तो अटल जी ने हाथ नहीं मिलाया, इसको गले लगाया और कहा पहले ये भारतीय है उसके बाद ये मुसलमान है। मतलब ये बड़प्पन की बातें हैं बेटा। अटल अलग पार्टी के हैं और इंदिरा अलग, लेकिन दोनों में ऐसे 36 का आंकड़ा नहीं है। अटल जी ने जो बीजेपी के थे, भरी संसद में कहा था इंदिरा दुर्गा का रूप है। आज हम देखें बीजेपी और कांग्रेस की तरह लड़ते हैं तो आपस में, लेकिन एक ये टाइम था जब पार्टी दी है कांग्रेस ने, लेकिन अटल जी आए हुए जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे और अटल जी ने इनको गले लगाया। आगे जाके दोनों की इतनी बढ़िया दोस्ती बनी। 1998 में जब हम लोगों ने पहली बार परीक्षण किया, ये एग्जाम में आता है, परमाणु परीक्षण बड़े लेवल पे, न्यूक्लियर टेस्ट, ये हमने किया था पोखरण में, राजस्थान में। तो यहाँ पर अगर आप उसको गूगल करेंगे ना, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, तो एक पिक्चर आएगी गूगल पर। उस पिक्चर में ध्यान से देखना, सबसे आगे दो लोग खड़े हुए हैं ऐसे, उनके पीछे एक टीम है। ये दो लोग हैं अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर दोनों ने परीक्षण किया। आगे जाके फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। उससे पहले इनको भारत रत्न मिल गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है। कौन सा? भारत रत्न 97 में। 2002 से 7 तक ये तुम्हारे प्रेसिडेंट बने। तो ये सारी कहानियां इस ग्रेट मिसाइल मैन की। तुम्हें इसलिए बताई बेटा क्योंकि लाइफ में ना जिस स्टेज में तुम हो, इसमें कई बार फेलियर भी आएगा। जब फेलियर मिले तो इनको भी याद कर लेना। आज जिनके नाम बोर्ड्स पे लिखे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, गूगल पे हैं, इन लोगों ने जिंदगी के कितने बड़े बड़े झटके खाए हैं। एकदम से नंबर 1 कोई नहीं बनता, सबने लाइफ में स्ट्रगल किया है, सबने। इनमें से बहुत कम लोग हैं। अब इनको देखो, के.आर. नारायणन को कौन सी कैटेगरी से थे? एससी। तो लाइफ आसान नहीं थी, स्ट्रगल से भरी थी, और फिर भी देखो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचे। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करके नीचे से उठ के ऊपर तक आए थे।